दोस्तों, हर एक कमेंट का रिप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, सबके लिए भी मुश्किल है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में हम इतनी इन्फॉर्मेशन दे दें जिससे आपका एटलीस्ट काम चल जाए। आज इस वीडियो में हम रिटेल फार्मासिस्ट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के स्टोर होते हैं, अपैरल्स के स्टोर्स होते हैं, वैसे ही आजकल मेडिसिन्स के भी स्टोर्स हो गए हैं। तो कई बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने सेपरेट स्टोर्स ओपन कर लिए हैं। बिकॉज़ क्या होता है, कई बार मेडिकल स्टोर्स वाले के पास में तो कई कंपनीज़ की दवा होती हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है कि उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है वो आपके ब्रांड को प्रमोट करता है या नहीं करता है। तो इसलिए कंपनीज़ ने, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने धीरे-धीरे रिटेल आउटलेट्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर हम जैसे बात करते हैं रिटेल फार्मासिस्ट जॉब के बारे में, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास में कोई पेशेंट या उसकी फैमिली मेम्बर का जो भी आपसे दवा लेने आता है, तो वो डॉक्टर की पर्ची, हॉस्पिटल के डॉक्टर हो या मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, कोई भी हो, तो उनकी पर्ची लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि उस पर्ची पे बड़ा उनका जो हैंड राइटिंग होता है उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन्हें वो पर्चा पढ़ना होता है और उसी के अकॉर्डिंग दवा निकालनी होती है और फिर पेशेंट को या उनके फैमिली मेम्बर्स को गाइड करना होता है कि दवा कैसे लेनी है। हालांकि डॉक्टर भी ये चीज़ बताते हैं, लेकिन इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कई बार होता है कि भाई पेशेंट भूल गया डॉक्टर ने क्या कहा था या नहीं कहा था, डिस्टेंस होती वापस नहीं जा सकता। तो इसलिए मेडिकल प्रैक्टिशनर में रिटेल फार्मासिस्ट को ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी, अगर उस नाम की दवा नहीं है तो सिमिलर कंपोजिशन आपको देखना होगा और वो दवा आपको निकालनी पड़ेगी। बस सब्जेक्ट की कोई भी आलतू फालतू की दवा नहीं देनी है, कंपोजिशन सेम होना चाहिए और आपको ये चीज़ मतलब पेशेंट को या उसके फैमिली मेम्बर को बतानी ही होगी। और आपको हो सके तो आप डॉक्टर से डायरेक्ट बात करें और डॉक्टर्स की परमिशन के बाद ही दवा दें, क्योंकि डॉक्टर अगर एक बार देख लेगा तो फिर क्या होता है कि पेशेंट के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब क्योंकि आप कंपनी के रिटेल आउटलेट पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको जो भी दवा हैं उनके सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और जो भी मेडिसिन आप देते हो उसका बिल पेशेंट को देना है। उसमें बिल में नाम होना चाहिए, उस दवा का नाम, क्वांटिटी, उसकी एक्सपायरी डेट और उसका एक्नॉलेजमेंट भी आपके पास में होना चाहिए। ऐसा एक रिटेल आउटलेट्स में जो भी काम करते हैं उनका रोल्स में ये चीज़ आता है। अब बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस की। अब कस्टमर्स को तो दवा लेनी है, वो तो कहीं से भी ले सकता है, लेकिन अगर आप उससे अच्छे रिलेशंस रखते हैं, उसको अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से सर्विस देते हैं, कोई दवा गलत हो गई तो उसको रिप्लेस कर दिया, है ना? तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा ट्रस्ट बनना चाहिए। सेम चीज़ आपको डॉक्टर्स के साथ भी करनी है। आपको डॉक्टर्स की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करना है। अगर आप अपनी कुछ सजेशन देना भी चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मतलब डॉक्टर्स फर्स्ट होना चाहिए, आप सेकंड होना चाहिए, है ना? कहने का मतलब ये है। और उसके अलावा आपको मतलब जो भी आपके पास में अगर एक पेशेंट या फैमिली मेम्बर आता है तो उसकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। दवा के बारे में उसके रिएक्शन भी बता देने चाहिए। कई बार कुछ लोग डायरेक्ट बगैर डॉक्टर के पास गए हुए ही आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज होती है तो आप उसको एक कॉमन दवा दे सकते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, या अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये चीज़ उसको बतानी होगी। इसके अलावा आजकल कई लोग ऐसे हैं जो दवा लेने नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे कंपनीज़ क्या वो फ्री होम डिलीवरीज़ या होम डिलीवरीज़ का भी सर्विस देती है। तो अगर फ्री है तो भी आपको मेंटेन करना है कि अश्योर करना है कि पेशेंट के पास टाइम से दवा पहुँचे। ये नहीं कि उसको ज़रूरत अभी है, ऑर्डर उसका 3 दिन पुराना है, आप कोई सुनने वाला नहीं है। कस्टमर सर्विस मेन होती है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो उसका सारा फॉलो अप आपको ही करना है कि इंश्योर करना है कि डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, कोई एक्सपायरी दवा नहीं पहुंच पाए, कोई गलत दवा नहीं पहुंच पाए, है ना? ये सब चीज़ें आपको देखना होता है। कई लोग किसी को भेजेंगे और फ़ोन पे आपसे बात करेंगे तो फ़ोन कॉल्स भी रिसीव करनी पड़ सकती हैं, या ईमेल या व्हाट्सअप नंबर भी है तो भी आपको रिसीव करना पड़ता है और उस पर आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। और आपको फ़ोन पे बातचीत करके ऑर्डर्स, डिलीवरी, ये सब इंश्योर करने होते हैं। भाई आप बात करेंगे तभी तो ऑर्डर्स मिलेंगे ना आपको।
तो आपको सप्लाई, डिलीवरी सब चीज़ मेंटेन करनी होती है एज अ रिटेल फार्मासिस्ट। इसके अलावा जो मेन आपका काम रहेगा वो ये भी रहेगा कि आपको जो कैश काउंटर है, भाई आपको कैश मेंटेन, कुछ लोग कैश में पेमेंट करते हैं, तो कैश काउंटर को भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि मतलब कैश आप अगर कोई आप हैं या आपसे ज़्यादा है तो कैश को थोड़ा सिक्योर रखना चाहिए, तो वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही रहेगी। कोई मिसहैपनिंग हो उससे पहले आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कई कंपनीज़ के कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं जहाँ पे आप उनका क्वांटिटी, आइटम का नाम, क्वांटिटी मतलब कंप्यूटर पे मेंटेन किया जा सकता है ERP सिस्टम की मदद से, या और भी कोई आपके पास में सॉफ्टवेयर कंपनी यूज़ करती हैं, जिनमें उनके MRP, डिस्काउंट, पैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्स तो कंप्यूटर पे ही बनेंगे, प्रिंट आउट्स निकलेंगे उनके। और एक चीज़ और, हाँ, आपको जो भी दवाएं, कुछ दवा ऐसी होती है जिनको मतलब स्टोर करना पड़ता है रेफ्रिजरेशन में, तो इस चीज़ को भी आपको मॉनिटर करना है कि क्या वो दवा रेफ्रिजरेटर में मेंटेन है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आपको गाइड किया जाता है या नहीं। तो आपको जैसा कि कंप्यूटर में आपके बिल्स रहेंगे, स्टॉक रहेगा, तो अगर आपके पास कंपनी का ERP सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। बट उसके अलावा भी यहाँ पे अगर कंपनी आपसे कहती है तो आपको सेपरेट एक फ़ाइल करके जो भी बिल्स आपने जनरेट किए हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपीज आपको एक फ़ाइल में मेंटेन करनी होती है, ताकि आप कंप्यूटर से उसको जब चाहें तब क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि यहाँ ऑडिट भी होगा, ऑडिटर्स आएंगे तो वहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड्स दिखाने होते हैं। और अगर हम बात करें कि आउटलेट्स, कई आउटलेट्स ऐसी होती हैं जो 24 आवर्स ओपन होती, तो यहाँ पे जब भी मान लीजिए आपकी जो ड्यूटी है, जैसे आपकी ड्यूटी ख़त्म होती तो आपका रिलीवर आ जाता है दूसरा पर्सन जो आपका सेम आपका ही प्रोफाइल पे काम करता है, तो उसको हैंड ओवर करने से पहले आपको सारी चीज़ें मिला लेनी है। आपको हर चीज़, जितना भी फिजिकल स्टॉक है, जो कंप्यूटर स्टॉक है, उससे मैच करना चाहिए, कैश मैच करना चाहिए, तभी आप वहाँ अपना काउंटर छोड़िए। जब तक आप अकाउंट को, पैसे को टैली नहीं करा देते तब तक आपको काउंटर नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी आपके एरिया इंचार्ज भी रहते हैं, वो आपको गाइड करते रहते हैं, और आपके जैसे कई आउटलेट्स होती हैं सबको मेंटेन करते हैं, तो आपको गाइड करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ सीखने को भी मिलता है, और थोड़ा सा एक जॉब प्रोफाइल है वो है तो अच्छा ही। तो आइए अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। रिटेल फार्मासिस्ट के लिए अगर हम बेसिक क्वालिफ़िकेशन देखें तो क्या होनी चाहिए, तो कई कंपनी जो ऑन रोल रखती हैं, ऑफ रोल रखती हैं, वो तो आपके पुराने एक्सपीरियंस को भी ये मतलब ले सकते हैं। अगर आपने किसी दुकान पे, शॉप पे 2 साल काम किया है और आपके पास कोई अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं, तब भी रख लेते हैं। लेकिन जो कंपनीज आपको अपने पेरोल पे रखती हैं वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है। तो बात करें तो D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, ये ऐसी क्वालिफ़िकेशंस हैं जो आपके पास में होनी चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अभी परसेंटेज क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये तो कंपनी डिसाइड करती है कि आपका इतना नंबर होना चाहिए, अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग होता है। बट जो मैंने क्वालिफ़िकेशन बताई, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, और जो भी दवा मार्केट में आ रही है, जैसे भी आपको पता है कोरोना की वैक्सीन इंडिया ने बनाई है, तो उनके कंपोजिशंस क्या होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवा हैं, कंपनीज़ हैं, उनकी थोड़ी नॉलेज भी होती है, तो कंपनी आपको प्रेफर करती है। तो ठीक है, इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।